नमस्कार मित्रों, रचना धर्मिता कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम रचना धर्मिता में मुरादाबाद से एक ऐसे साहित्यकार को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका परिचय मैं आपको देना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी देर में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मैं आपके समक्ष सादर आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश चंद्र दिवाकर को। डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आपका हार्दिक स्वागत है उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको 2019 का इस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जो साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच में हमारे मित्र अब डॉक्टर साहब जुड़ने शुरू हो गए। सदानंद मिश्र जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने डॉक्टर साहब, मैं पहले संक्षिप्त सा परिचय आपका देना चाहूँगा, क्योंकि आपका परिचय बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, बाकी हम बातचीत में अपने संवाद में अपने मित्रों को उसके बारे में बताएंगे। राहुल भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर महेश चंद्र दिवाकर जो आज हमारे साथ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, उनके शोध ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। समीक्षा ग्रंथ, साक्षात्कार ग्रंथ, नई कविता के संग्रह छपे हैं, गीत संग्रह छपे हैं, मुक्तक गीत संग्रह छपे हैं, खंड काव्य छपे हैं, यात्रा वृतांत भी छपा है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काव्य संग्रह और अन्य साहित्यिक पुस्तकें हैं जिनका बहुत लंबा फेहरिस्त है। मैं डॉक्टर साहब आपको पहले इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ अब अशोक मिस्त्री जी भी जुड़ गए हैं, संजीत राजदान भी जुड़ गए हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, सदानंद मिश्र जी आपको प्रणाम करते हैं। राहुल भूषण जी भी हमारे साथ हैं, अशोक मिस्त्री जी हमारे साथ हैं, और संजीत राजदान जी भी हमारे साथ हैं। मैं अपने मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, पैदाइश आपकी उत्तर प्रदेश की है, कहाँ से है वास्तव में आप? जी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जनपद और मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाली रोड पर, ठीक मुरादाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकवड़ा कस्बा, और उससे पूरब की ओर, पाकवड़ा कस्बा से पूरब की ओर मेन रोड पर ही 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है महलतपुर माफी। अंग्रेजों के उससे जुड़ा हुआ है माफी शब्द, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। पिताजी जो है वो कृषक थे। अभी पुरानी इस प्रकार की जमींदारी रही है अंग्रेजी जमाने से पहले से, और दादा पुरखों ने वो गांव भी बसाया था जो पूरा, तो वहाँ पर जन्म हुआ महलतपुर में। जी जी। तो आपकी पूरी जो शिक्षा इत्यादि वहीं पर हुआ है, उसी वहीं पर मुरादाबाद में, या कहीं फिर आना जाना हुआ? जी डॉक्टर साहब, गाँव में तो 5वीं तक शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर पास ये पाकवड़ा है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग गांव से, सड़क तो पड़ी नहीं थी उस समय, गहरी गहरी लीकें थी, तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर घूमते घामते पढ़ने जाते थे। और वहाँ से 6ठा 7वां 8वां किया, उस समय जूनियर हाई स्कूल परीक्षा होती थी। फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने जनपद बिजनौर रेहड़ स्टेट से की, वहाँ ननिहाल है उसमें स्टेट में, तो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों वहाँ से किए। इसके बाद फिर मुरादाबाद आ गया। मुरादाबाद केजी कॉलेज से एमए हिंदी किया, एमए इंग्लिश किया, बीए आदि सब सहित, और पीएचडी बरेली कॉलेज से किया। फिर डीलिट मैंने कंप्लीट की, और रोहिलखंड विश्वविद्यालय की पहली डीलिट मेरी है 2000 ये बल्कि 1982 में
वो डीलिट अवार्ड। तो आपका जो पीएचडी है, जो आपने डॉक्टरेट किया है, तो उसका क्या विषय था आपका? पीएचडी ये हिंदी नई कहानी का समाजशास्त्री अध्ययन विषय है, और इसमें नई कहानी को लेकर 77 साहित्यकार हैं। उनके काफ़ी संग्रह ही मेरे पास थे, क्योंकि पहले तो इतनी सुविधा तो थी नहीं। 79 में मैंने ये पीएचडी अवार्ड हो गई थी रोहिलखंड की, तो उस पर का नई कहानी पे ये वर्क किया है। और डीलिट का जो विषय रहा वो 20वीं सदी उत्तरार्ध, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध की हिंदी कहानी का समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन। ये इस पर पीएचडी मैंने किया, पूरी कहानी को लेकर। तो कहाँ से आपने पीएचडी को पूरा किया है? कौन आपके गाइड कौन रहे हैं डॉक्टर साहब उस समय? ये बरेली कॉलेज में बहुत ही ख्याति लब्ध प्रोफेसर थे, हिंदी के आचार्य डॉक्टर कुंदन लाल जैन शास्त्री, उनके निर्देशन में मैंने पीएचडी पूरी की। और डीलिट भी रोहिलखंड से किया, और आगरा से भी वैसे रजिस्टर्ड थी, लेकिन तभी 1975 में या उसको आगरा के बाद में या उसको तोड़कर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बन गई थी, तो वो वैसे यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो 82 में ये डीलिट भी मुझे अवार्ड हो गई। तो डीलिट तो किसी के निर्देशन में होती नहीं है, लेकिन गुरुजन वर्ग काफ़ी मेरे बहुत रिच रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी अहमदाबाद में, डॉक्टर एस पी सक्सेना जी, और उधर डॉक्टर कुंदन लाल जैन जी, बड़े अपने सब्जेक्ट के बहुत ही ख्याति लब्ध साहित्यकार थे। तो वो मैंने फिर वो प्राप्त की। सब गुरुजनों की चरणों की कृपा है, तो सभी इतना कुछ हुआ है। तो डॉक्टर साहब आपने, मैं जो आपका परिचय देख रहा था, तो इतना विस्तृत है, इतना साहित्य की सेवा आपने की है, तो किस आयु से आपने ये लिखना शुरू किया? प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या परिवार में ऐसा वातावरण था आपके यहाँ? हाँ, वातावरण तो ये गांव के रहने वाले, तो पिताजी धार्मिक मनोवृत्ति के थे और धार्मिक ग्रंथ घर में रहते थे। तो ये धार्मिक ग्रंथों मैंने तीसरे चौथे में सब पढ़ लिए थे, जिनकी प्राय चर्चा मैंने अपने लेखन में की है। और गांव में रामलीला होती थी, और रामलीला में जो रामलीला के पात्र हैं, विशेष रूप से राम, लक्ष्मण और सीता, वो सब हमारे दलान पर ही रहते थे। तो उनसे अच्छी मित्रता हो जाती थी। हम छोटे थे और मित्रता हो जाती थी, तो उनको भले ही वो खाना वहाँ उनका साथ साथ बनता था, लेकिन मैं उनको घर में खिलाने में बड़ा आनंद की अनुभूति होती थी। और दादी कहती थी, बोले अच्छा राम को ले वाला है, और उनसे दोस्ती करने में अच्छा लगता था। ऐसा ये 8वीं तक क्रम चलता रहा। और वहाँ से जो धार्मिकता की जड़ें हैं, जिन्होंने मजबूती प्रदान की, जिन्होंने संस्कारित किया, और पिताजी उस संस्कार से तो पहले ही आबद्ध थे। राधे श्याम रामायण से मैंने जीवन की शुरुआत की। वैसे तो रामलीला देखते ही थे और भी रोते भी थे उसमें, अलग अलग पात्रों के विलाप को देखकर, संलाप को सुनकर दोनों ही सुख और दुख की अनुभूति होती थी। और उधर श्रवण कुमार का चरित्र मैंने पढ़ा, और जी। सावित्री, सत्यवान, हरिश्चंद्र, तारामती, इस प्रकार के ग्रंथ पढ़े। सुख सागर पढ़ा, प्रेम सागर पढ़ा उसमें। तो ये उसमें 8वां पास किया, तो 8वीं तक ये सब पढ़ लिए थे। और बीच में जब रामलीला समाप्त हो जाती थी और वो चले जाते थे, अब जैसे ये कृष्ण जी की जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी से दूसरे तीसरे दिन ये हमारे यहाँ रामलीला वाले आ जाते हैं। मुरादाबाद की संकल्पना थोड़ी आपको होगी, यहाँ रामलीला वाले आके रेलवे स्टेशन पर धर्मशाला में टिक जाते हैं, और दूसरे तीसरे दिन वो अलग अलग गाँव चले जाते। तो हमारे यहाँ के लिए आने को उत्सुक बहुत रहते हैं, पैसा भी अच्छा प्राप्त हो जाता है। केवल खाने पे आते हैं, और जो उन्हें पुरस्कार इनाम मिलेगा वो उनका अपना होता है, भोजन हम लोगों को प्रोवाइड करना होता है। पिताजी उसके प्रभारी रहते थे, तो ये सब वहाँ होता था, देखते थे। इसी का प्रभाव मुझे पड़ा, और तुकबंदी चलती रहती थी, लेकिन हम यही नहीं समझते थे गाँव के होने के कारण कि ये कोई कविता है, क्या है, कुछ भी नहीं है। जब नवे में पढ़ने के लिए चले गए, संस्कृत भी उसमें हाई स्कूल में मेरे पास रही, तो एक माधव सिंह शास्त्री हमारे गुरुवर थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे। क्या बात है।
संस्कृत हमारी अच्छी, अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। तो अब वो अनुवाद को भी मैं तुकबंदी कर दिया करता था। संस्कृत में अनुवाद कर दिया, लेकिन जो हिंदी में जो वाक्य देते थे उसको भी तुकबंदी। एक दिन उन्होंने वो मेरी डायरी पीछे देख ली, बोले अरे अरे महेश बोलते थे उस समय, अरे महेश तुम तो कविता लिखते हो। तो मैंने सोचा कि कविता भी कोई लिखने की चीज है। तुकबंदी होती थी, ठीक है, तुकबंदी कर दी, वो गांव में भी होती थी वैसे, लेकिन ये बोध नहीं था कि कोई कविता होती है। तो उन्होंने प्रोत्साहन मुझे दिया, बोले बेटा ये और अच्छा लिखे करो, अलग विषय, वो विषय दे दे करते थे, बोले इस पर लिख के लेके आना। तो हम अपनी बुद्धि से उसमें लिख के ले जाते थे। तो ये क्रम चलता रहता, लेकिन उस समय की कोई भी रचना मेरे पास नहीं है। लेकिन जब हम बीए में आगे मुरादाबाद केजी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिर अलग अलग उनसे जुड़ाव होता चला गया। यहाँ आर्य कुमार सभा में हम लोग जाते रहे, वहाँ भी सीखने मिलता था। और छोटी मोटी कहीं गोष्ठी होती थी, उसमें चले गए तो अपने बोल रहे हैं तो वहाँ प्रशंसा मिलती थी। बच्चों को तो प्रशंसा अच्छी लगती है ना, बड़ों को भी अच्छी लगती है। तो बोले भाई अच्छा लिख रहे हो। तो उस समय तुकबंदी चलती थी, नई कविता जैसी जो होती है, नई कविता में तो थोड़ा बहुत याद है डॉक्टर साहब, याद है थोड़ा बहुत उस बताने है कुछ उस समय की बत, असल में ये थोड़ा छांटना पड़ेगा ना, इसमें देखना पड़ेगा। नहीं दे तो कोई बात नहीं। तो जी जी ये उस समय की नई कविता की सारी जो है जी वो जी पूरी पुस्तक अलग एक साथ आ गई है। अब वो इसमें ये देखना पड़ेगा उस समय कहाँ लिखी है, सब एक जगह कर दिए हैं। जी जी खोजने जी में थोड़ी सी परेशानी, ये पूरी नई कविता पर है ये। हाँ, दिखाइए जरा, दर्शन कराइए सब हमारे मित्रों को भी। ये तो तो लोक ये धारा 3 है। तो लोकधारा ये 3 पूरी नई कविता पर ही है। अच्छा अच्छा। तो हाँ ये तो कितने 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 के सीरीज में कितने हैं ये अब ये कितने अंक सब? लोकधारा 1 ये है, जी जी इसमें जी 6,500 दोहे हैं मेरे, जी केवल जी दो जी ही दोहे हैं, वो रिसर्च की दृष्टि से रखे गए हैं। और लोकधारा 3 इसमें मुक्तक हैं और गीत हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर देशभक्त। रखिए, ऊपर ऊपर दिखाइए, ऊपर ऊपर। हाँ अरे क्या तो बात है। जी 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 डॉक्टर साहब। इसमें गीत हैं, सभी हैं, करीब जी साढ़े जी 600 पृष्ठों की है। और लोकधारा 3 में तो सारी नई कविता ही है, इसमें कोई ओह ऐसी छंदबद्ध नहीं है, इसमें सब छंदबद्ध है। जी जी और जी लोकधारा 4 इसमें खंड काव्य है, इसमें 8 खंड काव्य हैं क्या इसमें। बात है, क्या बात, जी जी हाँ तो बिल्कुल अछूते विषयों पर उनको लिया है, खंड जी जी। काव्य भी जो है, जैसे वीरांगना चेन्नम्मा पर खंड काव्य है, जो दक्षिणी अच्छा किशोर जो अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रतिभा जैन जी बहुत ही विदुषी महिला है और बहुत विद्वान, संस्कृत की विद्वान है। तो उन्होंने लिखा है, हमारे जीवन में पौराणिक चरित्र घुले मिले होते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और बहुत शिक्षा भी मिलती है। तो अगर आप अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, प्रेरणा तो पौराणिक चरित्रों से ही मिलती है। वर्तमान में तो उस टाइप के जो मैं समझता हूँ कि स्वार्थ बस लेखन हुआ है। जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री हुआ तो उसके करेक्टर को थोड़ा प्रभावित करने के लिए और अपने को रचनाकार ज्यादा शो करने के लिए मुख्यमंत्री के चरित्र पर ही लोग खंड काव्य तैयार कर देते हैं। ऐसे माननीय मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हीं के ऊपर ही कि ये साहित्यकारों की थोड़ी कमी है। लेकिन अभी इतने महान नहीं हो जाते हैं ये मुख्यमंत्री आदि सब लोग के इनके ऊपर महाकाव्यों की संरचना की जाए। मेरे पास लोग आते रहते हैं, मैंने ऐसे किसी पर भी एक भी खंड काव्य नहीं लिखा अभी। और मेरे जो उसमें सृजन का आधार रहा है, इसमें जो खंड काव्य लिखे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप जी की पत्नी कुमारी अजब्दे पवार थी। जी तो जी इसलिए जी लिखा कि अजब्दे के बारे में जानते नहीं था, लेकिन मस्तिष्क में ये रहा कि हर व्यक्ति के पीछे पत्नी अवश्य होती है, या कोई और होता होगा, लेकिन होती कोई महिला है कुछ ना कुछ जी जी ऐसा डॉक्टर मान, साहब। चाहे वो माता का हो या पत्नी का हो या प्रेयसी का रूप हो। तो महाराणा प्रताप के प्रति मन में इस प्रकार रहा, क्योंकि वो वातावरण था ऐसा कि जहाँ शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, ऐसे कैरेक्टर्स के प्रति। तो मैंने कहा ये महान कैसे बने। तो ये अब पता, एक किताब मैंने देखी तो अजब्दे का उसमें आधा पेज का वर्णन लिख रहा था, ना तो माँ का नाम, पिता का नाम, कहाँ की थी उसने। तो उस पर मैंने ये 96 में खंड काव्य की रचना करीब 15 उसमें की।
और फिर इसके बाद तो यहाँ वो भी आया इनके ऊपर, 1100 प्रतियां तब छपवाई थी। इसका लोकार्पण भी भैरव सिंह शेखावत जी ने किया था दिल्ली में। जी जी कोई जी। मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं था, वैसे गए थे, तो मैं भी वहां उसमें था, तो वो उनको दी, तो उन्होंने वहां उसको दिखाई, बोले भाई मैं लोकार्पण कर रहा हूँ इसका। तो दूसरा महासाध्वी अपाला खंड काव्य लिखा। तो अपाला में ये आपने देखा है कि वो जो कुष्ठ रोगिणी उसको बताया गया है, और ऋषि पुत्र से लड़के लड़के ऋषि पुत्र से शादी हुई इसकी। तो मेरे ये समझ नहीं आती है कि कोई महिला ऐसी जो इस बीमारी से ग्रस्त हो, उससे कोई कैसे शादी कर लेगा। तो ये कक्षा 6 में हमारे पूर्वज में हमने पढ़ा था। तो जी मैंने जी। वहाँ उस समय उनसे पूछा, गुरुजी से, मैंने, गुरुजी ये जब ये कोड़ी शब्द आया वहाँ चर्म रोगी, कि मैंने कहा जब ये चर्म रोगी थी, ये थी, तो उसने ऋषि पुत्र ने कृषास्त्र ने शादी कैसे कर ली। तो वो बोले बैठ जाओ किताब पढ़ो, देखो फिर हम बताएंगे। तो वो भी चले गए, लेकिन आज तक बता ही नहीं गया। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने उसको पूर्ण चरित्र को पूरा पढ़ा, और वो संकल्पना रही मन में कि कैसे हुई होगी, थोड़ा स्पॉट वाइट स्पॉट रहे होंगे, तो गंगा का बैसाखी पर्व दिखा के शादी तो हो गई। भाई उनकी योग्यता ही बहुत थी, इनकी अपाला की। तो वो फिर आंशिक परिवर्तन के साथ किया है। ऐसे वीरांगना चेन्नम्मा पे खंड काव्य लिखा, तो इधर कहीं चेन्नम्मा में खंड काव्य नहीं है, और वहां भी दक्षिण की कित्तूर की लड़की थी, ये गरीब परिवार की, जो रानी बन गई थी, लेकिन महारानी झांसी से 25 वर्ष पहले थी, और जो कथा इनकी थी वही महारानी झांसी की थी। तो इस कैरेक्टर को मैंने लिया। एक पंजाब के वो निर्मल बाबा जी थे, जिनकी वहाँ दिल्ली में भी काफी छतरपुर बना हुआ है। ये आधुनिक निर्मल नहीं, लेकिन वो बहुत पुराने थे। तो उनके जी जी किसी जी। मैं डेथ के बाद चला गया, वो बिटिया उटिया मानती हैं वहाँ। तो मुझे कुछ अनूठा सा लगा उनके बारे में, कुछ नहीं, अंग्रेजी में परिचय, और परिचय भी करीब आधा पेज में। तो मैंने बिटिया से कहा कि तुम लोग इनको साथ में बोलते हो, और सब ये मुझे भी लगा अच्छा। तो मैंने कहा इनका परिचय दो, परिचय था ही ना। खैर वो ये आधा पेज का परिचय मिल गया उसको। फिर मैंने जय गुरु जी जय शिव जी से, क्योंकि वो इधर के जालंधर साइड के रहने वाले थे, तो पूरी कल्पना रही और वो लिखा। फिर अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई, रमाबाई पर लोगों ने नहीं लिखा, लिखा है सविता बाई पर। सविता बाई उनकी द्वितीय पत्नी थी, जो वहां से इंग्लैंड से लौटे आए थे, तो वो टीचर थी, उनसे शादी की। तो मैंने कहा कि बताओ, ये इतने बड़े करेक्टर बने भीमराव अंबेडकर जी, तो वो अपनी पत्नी की वजह से बने ना, और पत्नी के प्रति उपेक्षा की। तो मैंने रमाबाई करेक्टर को लिया। रमाबाई का अलग छोटा बहुत तो वर्णन मिल सकता है, लेकिन मैंने फिर ये बहुत तरीके लिखा, इसकी चर्चा भी काफी हुई। एक राजस्थान में ये जो गुरुग्राम के पास का गांव है, तो वहाँ गजना नाम की लड़की रहती थी, औरंगजेब के पीरियड में, गजना वाल्मीकि। तो उसका भी करीब आधा पेज का मुश्किल से परिचय मिला मुझे। कैसे मिल गया वो पढ़ते समय, तो मैंने कहा कि अरे गजना नाम की लड़की ये इतनी बहादुर हुई, ने औरंगजेब को भी छका दिया। तो वीर वीरता गजना वाल्मीकि नाम से मैंने वो खंड काव्य लिखा। और तो इस प्रकार ये वीरवाला कुंवर अजबदेव पवार, महासाध्वी अपाला, वीरांगना चेन्नम्मा, जय गुरु जी जय शिव जी, त्यागमूर्ति रमाबाई, और वीर वीरता गजना वाल्मीकि, ये 6 कैरेक्टर लिखे गए हैं। बाकी और कुछ अधूरे पड़े हुए हैं लिखने हुए, और उस समय के साथ वो सब किए जाएंगे। तो ये सब हुआ। 4 ये आ चुके हैं। 5वां जो वॉल्यूम है उसका, ये लोकधारा 5 का। तो ये इस काल के जो कोरोना काल है, जो हॉस्पिटल में पड़ रहे, तो वहाँ बहुत लिखा गया, शायद उसी वजह से भगवान श्री राम जी ने जान बचा दी। तो वो 608 पेज की पूरी पुस्तक छपने गई है, वो भी पद्य में हो गई। जी अब जी जब जी। पद्य, तो मैंने लोकधारा 4 तक समाप्त कर दिया था, लेकिन वो भी पद्य में हो गई। उसमें काफी गीत हैं, और कुछ वैसी रचनाएं अलग से पद्य में ही रचनाएं हैं। दोहे भी हैं करीब 1500, उसमें मुक्तक भी हैं। तो ये विविध जो पद्य की विधाएं हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत अलग अलग सृजन चलता रहता है। ये अब अगला लोकधारा 5 और 6 और 7,
26 देशों की यात्रा की है, सब पे मैंने यात्रा व्रत दिए। आपके पास जो परिचय होगा उसमें सौंदर्य जी के जी। देश में, अमीरों के देश में, ऐसे इन इन सारे यात्रा व्रतों को 2 वॉल्यूम में बांटा है, लोकधारा 6 और 7। वो काम चल रहा है, उस पर छप चुके हैं, बट चुके हैं। मैंने जीवन में एक भी पुस्तक नहीं बेची और अपने तारीफ से सब छपवाई है, वो बांटना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। तो वो 6 और 7 में वो आ जाएंगे। फिर इंटरव्यू बहुत लिए हैं मैंने, वो 2 किताबें इंटरव्यू, 50 से ऊपर इंटरव्यू लिए हैं, अभी कुछ पड़े हुए हैं। तो वो लोकधारा 8 में आ जाएंगे, साक्षात्कार पूरे। तो ऐसे ही संस्मरण बहुत लिखे हैं। ये विधाएं बड़ी पिछड़ रही हैं, संस्मरण नहीं लिखते। अगर हम अपने बड़ों से या अपने समवयस्कों से सीखते हैं तो उनके बारे में, उनकी अच्छी बातों का वर्णन भी हमें संस्मरणों के माध्यम से करना चाहिए। या जो लोग छोटे हैं, ये समाज के वैसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको हम अपना दूसरे रूप से उनको दृष्टि उन पर जाती है, उनकी अच्छी बातों को हम रेखा चित्र के रूप में सजाते हैं। तो ऐसे पूरे 250-250 पृष्ठों के 2 संग्रह मेरे इस पर संस्मरण और रेखा चित्र पर है। तो वो सब धरती के अवतंश शीर्षक से इस पर दिया है, सब वर्णन किया है। तो उनको फिर अगले उसमें जाएंगे, ऐसे फिर निबंध आ जाएंगे। कहानी मेरी 1 आध 2 ही छपी है, लेकिन सब अभी छपने को पड़ी हुई है। जबकि पीएचडी हुई, क्योंकि छपने का काम इतना ही हो जाता है, बंटने का हो जाता है। अगर मैं इसको बेचने लगता तो फिर ये कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि भाई ये सब काम मेरे बस की नहीं है, क्योंकि माँ सरस्वती ने जो बुद्धि दी है तो उसका उपयोग बेचने के लिए नहीं, जो सृजन हो रहा है उसको बांटने के लिए होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। संभवतः इस बांटने के कारण इतना लिख गया। उदाहरण के लिए मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर रहे साथ में, तो उनकी एक किताब को मैंने कहा कि भाई जो लिखा है आप उसको छपवा लो। तो उन्होंने 96 में एक पुस्तक छपवाई, उभरता युवा नेतृत्व, सोशलॉजी के थे। अब उस समय उनकी 500 प्रतियां छप गई 10,000 रुपए में। मैं मुझसे बोले कहीं छपवा दो। मैंने कि मैं अपनी किताबें अपना पैसा खर्च करके छपवाता हूँ और फिर बांटता हूँ। तो बोले बेचना चाहिए ना आपको। मैंने कहा भाई मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब कहीं नहीं कुछ पीता, ना कभी मैंने आज तक चखा। तो मैं ये सोचता हूँ इतनी मैंने पी ली, इतना ही सब कर लिया और मैंने क्या उसमें लगा बात है, दी। मेरा क्या स्वास्थ्य भी बात। सही है और संबंध अच्छे हैं, तो वो मैंने इनमें लगाया और कई मिले प्रकाशक हम छाप दें। मैंने कहा भाई धन्यवाद आपने। लेकिन मुझे तो लिख गया, लिख के छप जाए, छप के बट जाए। तो जहाँ भी संगोष्ठियाँ गोष्ठियाँ होती हैं वहाँ खूब खुले मन से बांटा है। और होता इतना है कि मेरे पास कभी कभी 1-2 प्रति भी नहीं बचती हैं। तो 130 से ऊपर ऐसी प्रतियां छप गई अब तक, संपादित और वैसी। तो मैंने अपने लिए नहीं, दूसरों को भी संपादन के माध्यम से लिया। क्योंकि साहित्य कला मंच की मैंने संस्थापना की 88 में, 4 मार्च 88 को। उसका नाम नवजात साहित्यकार मंच था। फिर उसको 96 में उसको साहित्य कला मंच नाम कर दिया। फिर 2006 में उसका अखिल भारतीय साहित्य कला मंच नाम किया। फिर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच नाम किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोग आते चले गए। तो इस प्रकार से ये सारा कार्यक्रम होता चला गया। और प्रतिवर्ष हम लोग संग्रह भी निकालता था, दूसरे लोगों की रचनाओं, किसी से पैसा नहीं लेना और जी जी। छपवाना। संपादक रख दिए, बांट दिए, लोकार्पण करा दिए, साहित्यकारों को सम्मानित करना। तो बड़े बड़े साहित्यकारों को सम्मानित वहाँ चांदपुर में भी, मुरादाबाद में भी, मेरठ में भी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नाम से संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच से। और फिर 2008 से विदेश में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिर वहाँ कार्यक्रम हिंदी के लिए खुल के मंच से किए हम लोगों ने, वहाँ के लोगों को सम्मानित किए। यहाँ के साहित्यकारों के नाम से पुरस्कार, सम्मान वहाँ के उसको साहित्यकारों को दिए। और वहाँ के पुराने दिवंगत जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाया, उनके नाम से यहाँ के साहित्यकारों को सम्मान दिया। और प्रतिवर्ष जो वहाँ संगोष्ठी आयोजित हुई किसी न किसी विषय को लेकर, जैसे विश्व पटल पर हिंदी और देश विदेश में हिंदी, हिंदी दशा दिशा, तो ऐसी किताबें बहुत निकली हैं। इसमें आप इसके परिचय में देखेंगे तो 8-10 ऐसी किताबें निकली हैं संपादित होकर। तो वो सब बांटी 300, 400 पेज की हैं। अभी भूटान की यात्रा पिछले साल हुई थी, इससे कोरोना से पहले। तो हिंदी की विश्व यात्रा और फिर एक सेमिनार यहाँ की सांस्कृतिक निरूपण, हिंदी की विश्व यात्रा और सांस्कृतिक निरूपण अभी आई है, करीब 350-55 पेज की है।
तो ये भी ऐसी बढ़ती रहती हैं। लेकिन आपके मन में शायद ये प्रश्न उठ रहा होगा और श्रोताओं के, दर्शकों के मन में, कि भाई ये हरिश्चंद्र कहाँ से आ गए साहित्य के क्षेत्र में, कि जो इतना दान कर रहे हैं या भारतेंदु बन गए। तो उनको मेरी अपनी जो मौलिक कृतियां हैं वो मैंने अपने पैसे से ही छपवा दी हैं, जी और जी वो जी। इसलिए उस पर तो कोई है नहीं। और वो मैं ये सोच लेता हूँ कि यार इतने मैंने पी लिया, इतना मैंने ये इसमें खर्च कर दिया। तो ऐसा करीब मुश्किल से 3-4 लाख रुपया खर्च हुआ। भगवान ने अच्छी सैलरी दी और 40-40 साल प्रोफेसर रहे, वो सब बांट दिया। लेकिन जो संपादित कृतियां हैं तो उनमें मैंने लग रहा है कि डॉक्टर साहब का हमारे साथ संपर्क थोड़ा सा अभी कट गया है। मित्रों, हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर महेश चंद्र दिवाकर जी, जो मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अभी वे शायद हमारे साथ अभी संपर्क उनका कट गया है, लेकिन किस तरह से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य किया है और अभी भी इस आयु में भी वे बिल्कुल तत्परता के साथ साहित्य रचना में लगे हुए हैं। मैं प्रतीक्षा करूंगा फिर से वे हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच में हमारे साथ कई मित्र जुड़े हुए हैं, तो अभी हमसे उनका संपर्क टूट गया है। मैं प्रयत्न करूंगा कि वे फिर हमारे साथ जुड़ जाएं। और इस बीच में जो मित्र हमारे साथ, उसमें संगीता राजपूत जी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। साहित्य के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो नए रचनाकारों को दिशा निर्देश देता हुआ चले, वो उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में खड़ा रहे, ऐसा व्यक्तित्व है आदरणीय गुरुजी महेश दिवाकर जी का। उनकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता राजपूत जी, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ तकनीकी परेशानी लग रही है उनकी तरफ से, क्योंकि वे हमारे साथ अभी इस समय संपर्क में नहीं हैं। डॉक्टर दिवाकर जी, मैं प्रयत्न करूंगा कि वे पुनः, बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन इस बीच में उनका संपर्क हमारे साथ टूट गया। मैं प्रयत्न करूंगा कि वे पुनः हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हो सकता है कि कुछ परेशानी उनकी तरफ से रही होगी। मैं कोशिश करूंगा कि वे हमारे साथ फिर जुड़े। डॉक्टर महेश चंद्र दिवाकर जी का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। उनका फोन आया, मैं उनसे बात। हेलो हेलो हेलो, फिर से जुड़िए आप, फिर से जुड़िए आप, फिर से आइए, उसी लिंक से आइए। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं आपका। इस बीच में डॉक्टर साहब से ये सूचना मिली है कि उनके यहाँ कुछ थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई, लेकिन वो पुनः हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी और हमारे साथ जो जुड़े हैं वे भी प्रतीक्षा में हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, जो मेरे पास उनका थोड़ा सा विवरण है। अभी अभी हाल में ही उनको 219 का उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, हाँ, अभी प्रणाम कुछ प्रणाम। ये टेक्निकल फॉल्ट है जी, मैं इसमें ऐसा अपने हो मित्रों को गया। बता रहा था, इस बीच में बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े, और प्रतिभा जैन जी ने कहा कि हमें उनकी प्रतीक्षा रहेगी। तो जी, आप अपनी बात आप कंटिन्यू नहीं, करिए अब डॉक्टर वो साहब। ऐसे जब बड़ा कार्यक्रम ऐसा होता है ना, तो कहीं ना एक आध बार व्यवधान बिजली का तो रहता ही है, और जी या जी जी। फिर नेट का रहा। अचानक ही मैं सोच रहा था, मैंने कहा इतने बड़े कार्यक्रम कहीं ना कहीं वो जब होते नहीं, हैं कोई बात नहीं डॉक्टर नेटवर्क साहब। हो जाता है। देखिए कोई ये अपने हाथ में नहीं है, तो अगर अपने हाथ में होता तो हम ऐसा नहीं होने देते। लेकिन अब मैं आप एकदम जी जी बहुत सिक्का जी रह गया, मैंने कहा ये कैसे के आप जी जी पूछ रहे थे, बताइए। जी डॉक्टर साहब जी। तो आप तो अपनी यात्रा के बारे में, साहित्यिक यात्रा के, लेकिन संगीता राजपूत जी ने आपको नमन किया है
कह रहे कि वो बहुत मार्गदर्शक के मुश्किल। रूप में गुरुजी ने बहुत कार्य किया है। और अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने इतना लिखा है, इतनी सेवा की है, तो नौकरी क्या करते थे आप? क्या जीवन यापन क्या चलता था आपका? देखिए, जब पढ़ा रहे हैं तो क्लास में सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे कॉलेज पहुंचना होता था। और एमए के क्लास ज़्यादा रहते थे हिंदी के, और बीए में जैसे थर्ड ईयर में ज़्यादा होते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आदि होता है, लंबा पीरियड उसमें रहा। और 8-10 टीचर मेरे स्टूडेंट ही थे जो डिपार्टमेंट में थे, सबको बांट दिया। लेकिन अब मान लो कोई नहीं आया तो उसके ऐसा नहीं कि क्लास खाली चला जाए, आज जैसी स्थिति नहीं थी जो आज हो रहा है वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में। तो वहाँ पूरे मन से 2 बजे तक फिर कॉलेज में रहना और पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ भी कहीं कहीं हृदय को ऐसी चोट लग जाती थी प्रिंसिपल के आचरण से या प्रबंध तंत्र के व्यवहार से आदि से कि तो फिर जो दुख होता है, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, उसको आप और इससे जुड़े हुए इस समय तमाम श्रोता हैं कि ज्यादा खुशी होती है तो रचना नहीं आती है, लेकिन पीड़ा जब होती है तो रचना तुरंत उतरती है कुछ ना कुछ। तो वो सब पीड़ा की अभिव्यक्ति रचना में हो जाती थी और हमारा मन ठीक हो जाता था पूरा। तो वहां भी सृजन चलता रहा। परीक्षाओं में ड्यूटी लग रही है तो ठीक है, ड्यूटी भी कर रहे हैं बैठे, लेकिन हर समय काम थोड़ी होता है। तो वहां बैठे हैं तो वहां बच्चों को देख के ही रचना होती थी। बहुत दोहे बहुत लिखे हुए हैं, मुक्तक बहुत लिखे हुए हैं तमाम इस टाइप के। और गीत आदि तो कॉलेज में नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि वो परिवेश भी नहीं है। तो उसके लिए वैसे छुट्टियां होती हैं, वैसे काफी लिख जाते हैं, तो घर में लिखते रहे, लेकिन लेखन से निरंतर जुड़े रहे। ऐसे ही कॉलेज में जाके तो कॉलेज की पढ़ाई और शोध से जुड़े रहे। तो यही कारण है कि इसमें रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में और ये जो वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी है, दोनों से मिला के 50 बच्चों ने मेरे निर्देशन में शोध किया है। और शोध का एक भी टॉपिक शीर्षक जो है वो किसी सूर कबीर तुलसी या साहित्य पर नहीं है। मैंने आधुनिकतम साहित्य और साहित्यकारों को ही चुना है। और व्यक्ति विशेष पर मैंने बहुत काम कर रहे हैं, शायद मेरे पास शोध संदर्भ भी है, इतने इतने नहीं किए लोग दूसरे लोगों ने। तो साहित्यकार विशेष पर काम बहुत कर रहे हैं। तो ये सब सृजन चलता रहा और बूंद बूंद सो भरे सरोवर और आज इतना हो गया, मुझे भी लगता है कि ये कैसे लिख गया। तो मैंने अच्छा सुनिए सुनिए, सदानंद मिश्र जी ने लिखा है, कुछ दोहा सुनाए। हाँ, तो मैंने लिखा, लोगों ने पूछा अभी जो प्रश्न आप कर रहे थे डॉक्टर साहब, कैसे लिख गया, क्या लिख गया, तो मैंने फिर उनको दोहा के माध्यम से भी जवाब दिया कि मैंने जो कुछ भी रचा, अहंकार देखिएगा कि मैंने जो कुछ भी रचा शब्द अर्थ बहुरूप। अब नीचे देखिए उसके कि मैंने जो कुछ भी रचा शब्द अर्थ बहुरूप, मेरा अपना कुछ नहीं, सब तेरा प्रारूप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मेरा बहुत अपना बढ़िया। कुछ नहीं, सब तेरा प्रारूप। और पग 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 धोखा मिला, पग पग पर धोखा मिला, असंतोष अभिशाप, और लिख लिख कर धूमिल करूं सारे पश्चाताप। क्या तो बात है। ये इस प्रकार से चीजें लिखती चली गई। दो में भी काफी चीजें आई हैं। है तो घृणा प्यार में अद्भुत ही संबंध, और दोनों मन की वृत्तियां बदबू और सुगंध। वाह वाह, क्या बात है। कहाँ यार कुछ बढ़ रहा, कहाँ धरा है मोल, पगले मीठे बोल को नहीं तुला मैं तोल। और बोले क्या किस बात। अंदाज से प्यार भरे दो बोल। जब जीवन में पति पत्नी का मिलन होता है तो वो पहले भेंट होती है। तो बोले किस अंदाज से, वहीं संबंध बनते हैं और वहीं बिगड़ जाते हैं। तो बोले किस अंदाज से प्यार भरे दो मोल, और जीवन भर देते रहे हम दो पल का मोल। वाह वाह, ऐसे क्या बात है। करके सब लिखते रहे ये सब पूरा। तो अच्छा डॉक्टर साहब, दोहा लिखा है आपने, आपने नई कविताएं भी लिखी, बातचीत तो हम जारी रखेंगे, हाँ, वो तो लेकिन आप मेरा जी मन है जी। कि आप कुछ जो नई कविताओं का जो आपका ये लोक धारा है, उसमें से जी आप जी। एक दो कविताएं सुनाएं हमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं जी जी अभी जी जी जी। देख। तो अब शुरू शुरू में तो नई कविता पे काफी रुचि रही। और जी लेकिन इसके बाद फिर वो नई कविता पता नहीं कैसे अपने आप छूट गई कि लिखा ही नहीं मैंने फिर। नहीं, और हम ये सुनना चाहते हैं ना कि जब पहले पहले आपने लिखी है तो क्या आपने किस किस तरह से लिखा है,
क्या कविता का प्रारूप क्या है? क्योंकि नई कविता जी पर भी पीएचडी आदि बहुत कराई, और जी। जी लेकिन अब जो मैंने जो नई कविताएं पढ़ने मिली तो उससे मुझे संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन जी फिर जी। वो अपनी तरह से फिर मैंने तमाम रचनाएं हैं, तो अब वो ऐसा सुनाना चाहिए कि जहाँ पर थोड़ा सा, अब देखिए ये भी एक नई कविता का ही एक अलग से प्रारूप है। इसका अच्छा एक अच्छा। रचना का शीर्षक है प्यार का मुकदमा। क्या बात। सुबह सुबह ध्यान से तुम इतना बता दो, सजा प्यार करने की कितनी मिलेगी। अपराध यद्यपि हुआ है बराबर, चलो अब तुम ही तो सजा ही सुना दो। किंतु सुनाने से पहले सजा कुछ मेरा पक्ष सुन लो जरा ध्यान से तुम। अपराध मेरा जरा दिखता हो, तुमको कसम है सजा डट के देना। यदि पा सको ना कहीं दोष मेरा, मेरी कसम तुम हृदय बांध लेना। हुआ आर्डर आर्डर लगा प्रेमी कहने, जज खुद बनी थी हृदय की रानी। एक रात सपने में देखा था तुमको, हृदय को मेरे तुमने चुराया। प्रथम मिलन से ही ऐसा लगा था, रिश्ता हो जैसे कोई पुराना। आंखों की निदिया मेरी चुराकर तुम छिप गई थी किसी कंदरा में। तुम्हें खोजता मैं थका हारा मादा, भटकता रहा नित सघन जंगलों में। तुम्हें खोजते हुए एक युग हो गया, पाया न तेरा नामो निशा भी। लेकिन थी आशा मेरे इस हृदय को, नया रूप लेकर तुम मुझसे मिलोगी। उस दिन अचानक गंगा के तट पर देखा था तुमको अर्घ चढ़ाते। रहा देखता मैं खड़ा खड़ा सा, नैनों की भाषा तुमने पढ़ी थी। आंखों ही आंखों में अश्रु रुके थे, गंगा का पानी शर्मा गया था। बिन कुछ कहे ही बिन कुछ सुने ही शिकवे शिकायत खत्म सब हुए थे। पूछा था तुमने मुझे चाहते क्यों, मैंने कहा सब जो इस तरह था। ऋतु ने दिया कब पिक को निमंत्रण, फूलों ने चाही कब भंवरों की गुंजन। नदिया ने कब पहले आंचल पसारा, प्यासे पथिक ने तो सब कुछ बारा। सागर का नदिया से नदिया का सागर से ना पूर्व रिश्ता। हाँ सुहानी ऋतु थी मधुवनी रात थी, एक घटा सो उठी बन नदिया गई। बन के नदिया चली मिली सागर से जाके, सागर भी फूला था नदिया को पाके। चंदा ने कब कहा चकोर से पहले, अरे या तू मेरे हृदय को छू ले। प्रेमी अनाड़ी सभी भूल जाता, प्रेमी को पाकर न फूले समाता था। लंबी रचना है, लेकिन ये रचनाओं में परिवर्तन आता चला गया। ये जी जी। मेरे कविता की रचना है, ये भावना का मंदिर शीर्षक से ये रचनाएं छपी हैं। लेकिन आप जिस प्रकार की रचना की मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं ना, तो मैं जी उस जी। टाइप की रचना अभी सुना रहा हूँ। और रचनाकार भी, चूंकि नई कविता लिखना कोई बुरी बात नहीं है, जब आप आरंभ करेंगे तो अच्छा फिर लिखना शुरू करेंगे। चूंकि मुझे कोई ये समझाने वाला तो नहीं था कि भाई अब तुम क्या लिख रहे हो, अब तुम्हें आगे कैसे करना है, क्या करना है, ये प्रेरणा तो नहीं मिली मुझे। क्योंकि किसी को सुनाने में भी संकोच आता था। तो जी ये देखिएगा एक छोटी सी रचना, क्रांति है। देखिए, क्रांति क्रांति छोड़ो छोड़ो, फिजूल की बातें मत करो। आप कहते हैं जनता क्रांति करेगी, कभी जनता ने क्रांति की है? क्रांति का मसीहा एक होता है, जो अन्याय अत्याचार शोषण की मिट्टी में जलकर कुंदन बन जाता है क्या और फिर बात है। निकल पड़ता है सारी निरीह जनता का अपना सा बनाने के लिए। और देखते देखते क्रांति हो जाती है, जनता उसके पीछे मुड़ जाती है। इसे क्रांति कहते हैं, जिसका सूत्रधार केवल एक, हाँ केवल एक पुरुष ही होता है, जो काल के स्पर्श से क्रांति पुरुष बन जाता है। समग्र जनता उसका ही रूप, समग्र जनता को उसका ही रूप लुभाता है। तो ये इस टाइप से भी मैंने रचना लिखी है। और देखिए सावधान शीर्षक शीर्षक से, तुम वैभव और ऐश्वर्य में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें अपने पराये का भी संज्ञान नहीं है। कौन वफादार, कौन स्वार्थी, ये तुम नहीं जानोगे, क्योंकि तुम धन के लोभ में इंसानियत हो चुके हो, आदमी से शैतान बन चुके हो। तुम्हारे सपनों का ये भव्य भवन शोषण का पुंज, अब तुम्हारा डूबना सन्निकट है। तो ये ऐसे जो कॉलेज का परिवेश है उसको लेके बहुत रचना लिखी है। तो वो कविताओं का संग्रह भी अन्याय के विरुद्ध उससे आया था। और फिर कालभेद आया, समय के हिसाब से रचनाएं चलती रहीं और धीरे धीरे अब काफी कुछ बन गया, जो
कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसे ये है कि तुम्हारे होने का एहसास मुझे तब होता है, तुम्हारे होने का एहसास मुझे तब होता है जब तुम मेरे साथ होते हो, और जब तुम मेरे साथ होते हो तो हृदय छूने का एहसास तब होता है जब तुम मेरे साथ बैठे हो। तुम्हें छूकर, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नंदन वन की शोभाश्री मेरे हृदय की अमराइयों में आकर रच बस गई है। अब तुम ही बताओ, कौन अभागा जो प्यार की शीतल अमराइयों को की मनोरम छाए में न बैठना चाहेगा। आओ हम तुम साथ साथ चलें, इस युग को, इस दास्ता की बेड़ियों को काट दें, घृणा और स्वार्थ की सड़ती लाश को अपने प्रीत के गंगाजल और पावन भावनाओं के सुवासित मलयानिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। क्या तो बात है। ये दास्ता की बेड़ियां काट दें। तो इस प्रकार नई रचना है, नई कविता भी काफी लिखी जी जी गई। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, आप तो पर्याप्त लिखा है, आपने लेखन किया है। तो जी आप साथ साथ में जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो हिंदी सेवा में आप बहुत तत्परता के साथ लगे हुए हैं। और खास करके जो पिछले साल से जो कोरोना की स्थिति पैदा हो गई, निश्चित रूप से तो गतिविधियां तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई होगी। जी तो कैसे संभाल लिया आपने, फिर आपने इस काल में अपनी गतिविधियों को, और किस तरह से उनको फिर बाद में आगे जारी रखा। डॉक्टर साहब, जब प्रोफेसर थे, जी जी। और 4 मार्च 88 से पहले की बात, 4 मार्च 88 को होली का रंगों का त्योहार था। उसको नवजात साहित्यकार मंच नाम की साहित्य की स्थापना चांदपुर में की। ये क्योंकि एक कार्यक्रम में मैं कहीं गया था और मैंने देखा कि हिंदी के कार्यक्रम हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन हिंदी की बात कोई नहीं करता। तो वहां राष्ट्रभाषा की और मातृभाषा की चर्चा चलने लगी। तो किसी प्रोफेसर ने ये कह दिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मैंने तब तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने उनसे, प्रोफेसर साहब से कहा जब कार्यक्रम खत्म हो गया, कि मैंने कहा भाई ये वो जहाँ ये लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब मुझे वो दो कि जाए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। बोले हाँ हिंदी राष्ट्रभाषा है। उसी बीच में एक थीसिस भी छपने आ गई, अब वो मेरे पास जचने के लिए आ गई। और आश्चर्य करेंगे डॉक्टर साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो थीसिस थी। उनका, प्रोफेसर का, महिला का नाम बताना ठीक नहीं होगा, उन्होंने राष्ट्रभाषा के ऊपर ये वो लिख दिया, पूरी थीसिस ये मतलब करा दी। तो मैंने उनको फोन किया जैसे ही आई, जब मैंने शीर्षक देखा कि मैंने कहा कि बहन जी ये थीसिस मेरे पास आई है आपकी, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई? बोले हाँ हिंदी तो भाई साहब राष्ट्रभाषा है। अरे इसीलिए बोले ये टॉपिक लिया। तो मैंने कहा ये कहाँ कोई ऑर्डिनेंस आया, कुछ आया जो राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई? मैंने कहा मेरे संज्ञान नहीं है। बोले आप तो प्रोफेसर हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं हूँ वैसा प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मैं अधिकृत रूप से जानना चाह रहा हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा कब हुई। बोले अच्छा मैं बताऊंगी। वो और आ गई। फिर दूसरे तीसरे दिन उनको फोन आया, बात की होगी साथियों से, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बड़ी गलती हो गई, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। तो बोले अब ये थीसिस, तो मैंने कहा थीसिस तो वैसे देखा जाए रिजेक्शन के योग्य हो गई, ये आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन चलो आपकी थोड़ी सी गलती है और ये सिनॉप्सिस आपने सबमिट की, लेकिन ये वहाँ भी पास हो गई, आरडीसी में भी, रिसर्च डिग्री कमेटी की, उसमें तो बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उन्होंने भी सिनॉप्सिस पास कर दी। तो मैंने कहा आपके व्यक्तित्व को देखकर पास कर दी होगी उन्होंने, या उन्होंने कुछ देखा नहीं होगा। बहरहाल मैंने संशोधन नहीं दिया, वो तो दिए, और मैंने उसमें लिख दिया कि काम अच्छा है, लेकिन इसको संशोधन छपने से पूर्व इसके तथ्य और कथ्यों का अधिकृत रूप से मिलान कर लिया जाए, और जब संतुष्टि हो जाए तब फिर इसको छपवाया जाए। बाकी डिग्री प्रदान करने की मैंने संस्तुति कर दी। अब मैं कानपुर आ गया तो मैंने कहा कि यार ये अभी हिंदी राष्ट्रभाषा बनी नहीं है। प्रोफेसर तक लोगों को ये नहीं मालूम कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, सब लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं। फिर ये इस देश है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, और हिंदी यूएनओ की भाषा बने। यूएनओ में भी तमाम भाषा है, छोटे छोटे देशों की भाषा वहाँ राष्ट्रभाषा के रूप में उन देशों में है, और वो वहाँ रजिस्टर्ड है। वो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश,
और विश्व का इतना महानतम लोकतंत्र, ना तो यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा है और ना ही वहाँ कोई उसमें यूएनओ में कोई राष्ट्र संघ की अपनी भाषा रजिस्टर्ड है। तो ये नवजात साहित्यकार मंच की संस्थापना की और प्रतिवर्ष कार्यक्रम किए, बीच में संगोष्ठी की और लोगों से, रचनाकारों से कहता था कि अपने हिंदी को लेके ये राष्ट्रभाषा बने, ऐसी थोड़ी विद्रोही स्वर की रचनाएं जरूर लिखो। अब वो बराबर ऐसे लोगों ने किया। फिर वो प्रतिवर्ष कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में जो लोग आते थे बड़े बड़े साहित्यकारों को बुलाते थे और उनको बाकायदे कुछ अमाउंट के साथ, जिसमें 5,000 से नीचे अमाउंट नहीं होती थी पुरस्कारों की हमारे यहाँ, तो ऐसे ऐसे मंच के पुरस्कार हम लोग बराबर देते रहे। 35-36 पुरस्कार जाते हैं, मैं बड़ा सब 11,000 का, ये सब स्पॉन्सर्ड है। तो मैं भी अपने माताजी पिताजी के नाम से 7-7 हज़ार के 2 पुरस्कार देता हूँ और लोगों को प्रोत्साहित किया। लेकिन आज तक अब जो नवजात साहित्यकार मंच से, जो कि 5-6 साल में साहित्य कला मंच बना, फिर 5-6 साल बाद अखिल भारतीय साहित्य कला मंच, फिर 5-7 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच, तो इसके बैनर पर कार्यक्रमों की आयोजना होती रही और लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहे और काफ़ी सफलता मिली है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसको लिखते थे कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। अब बीजेपी गवर्नमेंट है तो मोदी जी को लिखते हैं कि भाई राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाओ और हिंदी में पत्र लिखो। तो उस प्रकार का प्रयास निरंतर चल रहा है और 26 देशों में हम कार्यक्रम कर चुके हैं। तो हिंदी राष्ट्रभाषा बने, हिंदी ये राष्ट्र संघ की भाषा अनुसूची में शामिल हो, ये प्रमुख उसमें लक्ष्य है। बाकी हिंदी का प्रचार प्रसार, हम इसकी हिंदी की रोटी खा रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, साहित्यकार बन गए, तो इसके प्रति तो उपकृत है निरंतर, लेकिन उऋण नहीं हो सकते। तो अपनी फिर दूसरे देशों में मैंने जाके देखा कि लोग अपनी भाषा का कितना सम्मान करते हैं। उसके लिए अब एयरपोर्ट पे उतरिए, आप गए होंगे तमाम देशों में, तो वो सबसे पहले अपनी भाषा में ही आपको नमस्ते करते हैं या बातचीत होती है। एयरपोर्ट पे ही मैंने वहाँ देखा, जब आप कहते हैं कि हमको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, वो भी अंग्रेजी में कहना पड़ता है, तब फिर वो आपसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना। तो सबसे पहले ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं मेरे साथ कि वो नॉर्वे में गए तो वो नॉर्वेजियन में उन्होंने बात की, तो मैंने कहा भाई आई डोंट फॉलो योर लैंग्वेज, तो फिर उन्होंने अंग्रेजी में बात की। रसिया के उसमें मास्को के एयरपोर्ट पर उन्होंने रसियन में बात की। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या। तो फिर एक प्रोफेसर थे, तो मैंने कहा कि भाई आई एम प्रोफेसर फला फला, तो वो प्रोफेसर को वहाँ रसिया में प्रॉफ्सा बोला जाता है। अब मुझे समझ नहीं आया, वो क्या यार प्रॉफ्सा। अब मैंने कहा पता नहीं ये क्या बोल रहा है। अब मुझे तो पसीना आ गया, चूंकि उन्हें मेरे 425 डॉलर यूरो का वो फाइन लगा के दे दिया मेरे हाथ में टिप्पण्णा, बोले ये जमा करो, अंदर नहीं जान देंगे। तो फिर वो डॉक्टर आर.के. सेठी अपने साथी प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो आए, वो रसियन आते, तो उन्होंने कहा, फिर वो जो वहाँ का जो रसियन था वो खड़ा हो गया और उसने हाथ मिलाया, आज सॉरी कहा, सॉरी। अब उसने वो छोड़ दी रसियन, फिर अंग्रेजी में बोला और बड़ा बेल रिगार्ड किया उन्हें। मैंने कहा कि भाई कहाँ तो इसने मुझे पसीना ला दिया और अब ये इतना बेल। तो ये महसूस हुआ कि वहाँ टीचर की बहुत इज्जत है। ये मास्को के एयरपोर्ट पे हुआ, फिर उसने बड़ा रिगार्ड किया और वो सब कह दिया, बोले कोई बात नहीं है। उसमें अंग्रेजी में कहा ये जो सामान है आप इसको पहन लीजिएगा। मैंने वो ओवरकोट आदि उसमें रख लिया था तो वजन पर हल्का हो गया। तो $425 का जो उसने डाला था फाइन, वो खत्म हो गया और बड़ा खुश हुआ। और तरह से तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो मैंने कहा देखो अपनी लैंग्वेज के प्रति ये लोग कितने सावधान है, सचेत हैं। और हम मेरे मोबाइल में सारे नंबर्स हिंदी में है, करीब 750 सब हिंदी में है, इसलिए कभी कभी खोजने में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि भाई आप मैसेज हिंदी में दीजिए, तो बहुत से लोग ये कह देते हैं, हिंदी के लोग कह देते हैं, बोले सर हमारे यहाँ फ़ॉन्ट नहीं है। और तो भाई फ़ॉन्ट ले लो भैया, दूसरे से कैरी कर लो उसको। लेकिन अभी उनसे कह दिया जाए कि तुम्हारे लड़के की नौकरी तब लगेगी जब तुम हिंदी का प्रयोग करोगे, फ़ॉन्ट लगेगा, तो उसी दिन ही तलाश कर लेंगे, नया मोबाइल खरीद लेंगे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। तो हिंदी के लिए वैसे नहीं करेंगे और अंग्रेजी में ही हिंदी को लिखते रहेंगे। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, आपको जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से पुरस्कार मिला है, जो राशि आपको मिली है,
तो आपने उसका मैंने सुना है कि अलग तरह से उसका सदुपयोग किया है, तो उसके बारे में बताइए। वो जी आपने डॉक्टर साहब, किसी किसी बहुत ही जी जी शुभ कार्य में वो पैसा लगाया है वो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ जैसे मेरे मन में इच्छा थी मुरादाबाद में एक हिंदी भवन बने, और डीएम परिचित आ गए थे, प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम यहाँ हिंदी भवन बनवाते हैं। तभी कुछ लोग यहाँ और लोग आ गए तो बोले नहीं, हिंदी भवन नहीं, इसका नाम भाषा भवन रखो। क्या तो बात है। भाषा भवन की बात आ गई। दूसरे तीसरे दिन फिर कुछ और लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं, मुरादाबाद का नाम तो जिगर के नाम से है, इसका नाम जिगर भवन रखो। अब वो अखबार में भी वो सब बातें आ गई, तो डीएम भी बेचारे वो हेमंत गर्ग थे, बहुत परेशान हो गए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप ना तो अब इसका नाम हिंदी भवन रखो, ना भाषा भवन रखो, ना जिगर भवन रख दो, मैंने कहा इसका नाम रख दो पंचायत भवन। तो क्या बात है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा इसका नाम अब आप पंचायत भवन रख दो। और जी वो जी जी। मुरादाबाद में यहाँ इसमें बहुत खुले एरिया में पंचायत भवन बना हुआ है, और पंचायती लोग आके नेता लोग अब वो करते हैं, लेकिन हिंदी के कार्यक्रम 7-8 हज़ार वहाँ लेते हैं। बना हुआ अच्छा है, तो वो हिंदी के नाम से बन रहा है। तो मेरे मन में था कि चलो बनवाएंगे, तो फिर क्योंकि बाहर जाना आना रहा, तो फिर यहाँ करीब 150 गज जगह में, जहाँ मुरादाबाद में रह रहा हूँ, सामने लिया, तो यहाँ हिंदी भवन की संरचना की। अब वो जमीन तो बेटे ने दे दी, उसका नाम से भी अब बेटा ही प्रोफेसर है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का, डॉक्टर मयंक पवार। और पुत्र वधु तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में वो अंग्रेजी की डॉक्टर अनुराधा सिसोदिया। तो उन्होंने कहा कि पापा आप उनका स्वप्न पूरा करिए। तो मैंने 40 लाख रुपया लोन लिया। अभी कोरोना जब शुरू हो रहा था, करीब 1.5 साल पहले, तो यहाँ जी 11 कमरे बनवा दिए, हॉल नीचे कार्यक्रम करिए आप, और पहली मंजिल पे 5 कमरे, दूसरे पे सारी सुविधाएं, साहित्यकार आके निःशुल्क रुकिएगा उसमें। तो अभी क्या किस्त भी बात जा है। रही है 40,000 रुपये महीने की। तो वो उसमें से 8-10 कमरे अभी किराए पे दे रखे हैं, 2 साहित्यकारों के लिए फिलहाल खाली कर रखा है, क्योंकि वो लोन कैसे उतरे। जैसे जब मैं 2012 में जून में रिटायरमेंट में चला गया, क्योंकि एज ज़्यादा लेके हुई थी, 2 साल ज़्यादा, तो मुझे जो पैसा मिला, तो मैंने चंदौसी में, ससुराल भी है उसमें, जारई रोड है, तो वहाँ ज़मीन मिल रही थी, क्योंकि मेरे मन में विकल्प थे कि क्या करना है, मैं यहाँ से भी इस हिंदी भवन से भी संतुष्ट नहीं था। तो वहाँ 26 बीघा ज़मीन खरीदी मैंने, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको परिवर्तन लाना है। बच्चे मुझसे कोई वैसा अपेक्षा करते नहीं कि भाई सब ज्वाइंट रह रहे हैं, एक ही बेटा है, बेटियां तीनों, और 7 लोग हैं मेरे घर में, 7 पीएचडी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, हिंदी, सोशोलॉजी, ऐसे करके मिसेज भी सर्वेश्वर में पीएचडी हैं, सब हैं। तो सबका बहुत ही प्यार मिलता है। तो वहाँ 26 बीघा जमीन कर लेके, वहाँ पर 21 बीघा जमीन वो मैंने स्कूल के लिए दे दी। तो वहाँ सीबीएसई स्कूल बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोरोना के चक्कर में बेटा को नौकरी छोड़वाई मैंने कहा अब ये सीबीएसई स्कूल खोलो इंटरमीडिएट तक, इसके बाद डिग्री सेकंड पार्ट में खोलना, और गरीब बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेनी है उनसे। क्या बात है, क्या बात तो है, वाह वाह। उसी के सामने जो 26 बीघा जमीन ली, तो 6 बीघा करीब 5 बीघा 5.5 बीघा जमीन सामने है, ठीक, स्कूल के बीच में रोड है और वो सामने है। तो वो मैंने हिंदी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच के लिए डोनेट कर दी, विश्व भारती भवन के लिए। वहाँ एक मंदिर की स्थापना होनी है, सब बन गया है वो पूरा, ये नक्शा उक्सा, और एक ऑडिटोरियम बनना है जिसमें 1500 लोग बैठ कर साहित्यकार मिलकर हैं, और 10-12 कमरे जैसे यहाँ बनवाए, ऐसे कमरे वहाँ बनवाने हैं, हर कमरे में पूरी सुविधाएं हों, और देश विदेश से साहित्यकार आवे और उसमें रहें, और उनका फिर भोजन भी निःशुल्क रहे वहाँ। और ऐसे एक लाइब्रेरी सेंटर, एक पुस्तकालय, ये पूरी सारा प्रकल्प जो है वहाँ है। तो मैंने उस काम के लिए वो 2 लाख रुपया मैंने डोनेट कर दिया। और ये सब कार्य जो हो रहा है वो श्री राम सरस्वती न्यास के नाम से सारा रजिस्टर्ड है। ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच भी उस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन साहित्य कला मंच की कोई आज तक 5 पैसे की सदस्यता भी नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। माँ सरस्वती की कृपा, श्री राम की कृपा से सब ये हो रहा है। तो अब ये कोरोना नहीं होता, क्योंकि 22 दिन तो पड़े रहे, शायद इसी वजह से बचा दिया। हम तो अलविदा कह के गए थे घर से, मैंने कहा भाई अब ये सारा अकाउंट है, मैं और मिसेज, मैंने कहा वापस तो लौटने नहीं है। लेकिन बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से वापसी की, तो शायद वो काम कुछ रह गया है।
तो एक दिन आंखों में वहाँ देखा, लाशों को अंबार लगा हुआ था, जो आपने पिछले दिनों में अखबारों में टीवी पर भी देखा होगा। तो मैंने कहा कि भाई मृत्यु तो ठीक है मेरे पास आ रही है, और प्रभु राम ऐसा लगा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे इसका अफसोस नहीं। वो कविता में लिखा है पूरे, वो आपके पास पूरी आएगी उसका। अभी लोग दराबाज में 276 मैंने मुक्तकों में वो लिखा है, गीतों में लिखा है कि मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मृत्यु मेरे पास आ रही है, लेकिन अफसोस मुझे ये है कि मैंने आपकी कृपा से ही ये घोषणा की कि भाई श्री राम मंदिर बनेगा, सरस्वती का मंदिर बहुत दिव्य तरीके से बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, और बना कुछ नहीं। तो मैंने कहा प्रभु, आप कोई लोग कहेंगे कि अच्छा वो तुम्हारा चेला था जो मर गया, कह तो गया, और कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन मेरा आश्वस्त हुआ था, उससे 2 दिन के बीच में ही वो ड्राफ्ट आ गया था। तो मैंने क्या कहा बात प्रभु मुझे क्या करना है, तुमने आपने भेजा है, ये आप ही कोई। तो मैंने वो उसी में ही डाल दिया, वो जमा क्या कर बात है, दिया। क्या मैंने कहा बात है, भाई क्या बात है, आप क्या बात है। हर महीने में जो पेंशन तो ठीक आ रही है हैंड समय, तो 50,000 रुपये महीने में उसी को साहित्यिक काम को, वहाँ जो बिल्डिंग का निर्माण आदि शुरू होने वाला है, उस अकाउंट में डाल रहा हूँ। वैसे कॉलेज पूरा तैयार हो चुका है, सीबीएसई का बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। बस वो 50 एडमिशन भी हो गए हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में कुछ और आगे अभी बढ़ ही नहीं रहा। आप शायद 1 तारीख से खोल रहे हैं ये, तो काफ़ी होगा, लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है वहाँ पर। और उधर 8-8, 10-10 किलोमीटर तक कोई सीबीएसई इंटर कॉलेज नहीं है, तो वहाँ ये संरचना की है। फिर डिग्री लेके चलेंगे, और हिंदी भवन वहाँ पूरा अंतर्राष्ट्रीय तरह से, वहीं पर कार्यक्रम आदि कराया करेंगे। ये प्रकल्प लेके चल रहे हैं। अब माँ सरस्वती भगवती क्या करती हैं, श्री राम जी की कृपा है, तो वो मुझे पता नहीं क्या कराना है उनको। वो उतना मुझसे काम लेंगे, तभी फिर कुछ पीछा छूटेगा। नहीं, देखिए 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 देखिए, आपके लिए तो ये आ गया है। संगीता राजपूत जी लिख रही हैं, अभी आपको नए रचनाकारों के मार्गदर्शक के रूप में काम करना है, और साहित्य प्रेमियों को आपकी बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, अभी तो आपको बहुत, इसीलिए देखिए कोरोना वरोना आपके सामने कुछ भी नहीं है। जिस जिस निस्वार्थ भाव से आप कार्य कर रहे हैं, और पूरा जो आपके बारे में हमने पढ़ा है, इसीलिए मैं एकदम आकर्षित हो गया। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब से तो मुझे बातचीत करने, उनको मुझे अपने साहित्य संवाद के मंच पर लाना है। जब मैंने आपके बारे में इतना पढ़ा, मैंने कहा क्या बात है, अगर मैं 7 जन्म भी लूंगा तो मैं तो आपका एक अध्याय भी काम का पूरा नहीं कर पाऊंगा, सवाल ही नहीं है। लेकिन आपने इतनी तन्मयता के साथ, इतनी निस्वार्थ भाव से और इतना कार्य किया है, तो उस वजह से मैं तो नतमस्तक हूँ आपके समक्ष। आपने इतना काम किया है डॉक्टर साहब। तो मैं चाहता हूँ कि अभी अब हमारे कुछ मित्रों को अपने कुछ गीत, अभी हमने आपसे नहीं सुने, 1-2 गीत सुनाइए आप। अच्छा अच्छा, अभी मुझे खाना पड़ेगा। आप वही उसी जो जो आपकी सीरीज है उसमें से निकालिए, 1-2 गीत सुनाइए डॉक्टर साहब। जी देखिए, एक डॉक्टर साहब। ये नहीं झुके शीर्षक से है जी जी। कि नहीं, हाँ ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह जी की, तो गोलियां चलवाई थी, और उत्तराखंड बनने को था तो उनको काफी लोगों को गोली चलवा के मरवा दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो लोग आगे बढ़े हुए थे। आपने देखा कि उत्तराखंड बना के रहेंगे, रामपुर के, सहारनपुर के उस पे 2 राय पे गोली चलवा दी थी। तो ये मुलायम सिंह के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये उस फरमान के विरुद्ध है कि आदमियों की वजह से, जनता की वजह से आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और उन पर गोली चलवाने का आदेश दे रहे हैं। तो मन बड़ा दुखी था। तो ये मैंने उस दिन लिखी थी, अभी बीच की रचना, और मैं आपको एक आदमी सुनाऊंगा कि नहीं झुके हैं नहीं झुकेंगे। उत्तराखंडियों की तरफ से लिखा मैंने कि नहीं झुके हैं नहीं झुकेंगे, ऐसा खून भरा है रग में, और संकट चाहे कितने आए सीना तान चलेंगे मग में। और बहुत हो चुका अरमानों की होली अरे फूकने वालों, बहुत हो चुका अरमानों की होली अरे फूकने वालों, और सावधान अब हम आते हैं बैसाखी पर चलने वालों। और नहीं रुके हैं नहीं रुकेंगे, जब तक ताकत है इस जग में, नहीं झुके हैं नहीं झुकेंगे,
ऐसा खून भरा है रग में। कि आजादी हित मिटने वाले बलिदानों से कब डरते हैं, आजादी हित मिटने वाले बलिदानों से कब डरते हैं, और ऐसा है इतिहास हमारा, फांसी पर हंसकर चढ़ते हैं। और नहीं डिगे हैं नहीं डिगेंगे, जब तक स्पंदन है जग में, नहीं झुके हैं नहीं झुकेंगे, ऐसा खून भरा है रग में। और फिर शासन को ही इसमें है कि खुली चुनौती तुमको देते, कि खुली चुनौती तुमको देते, अरे जरा टकरा कर देखो, है फौलादी गात हमारा, अपने हाथ लगा कर देखो। और नहीं मिटे हैं नहीं मिटेंगे, अतुलित ओज सदा है पग में, और नहीं झुके हैं नहीं झुकेंगे, ऐसा खून भरा है रग में। कि बार अनेकों हमने अरी को नाकों चने चबाए हैं, बार अनेकों हमने अरी को नाकों चने चबाए हैं, और भूल गए क्या गौरव गाथा जग केतन फहराए हैं। और नहीं बटे हैं नहीं बटेंगे, जब तक तेज भरा है नग में, और नहीं झुकेंगे नहीं झुके हैं, ऐसा खून भरा है रग में। तो ये इस टाइप से ये सब पूरा लिखा गया था। ऐसे ही जो आजकल डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि आपने कुछ प्रेम गीत बहुत अच्छे लिखे हैं। प्रेम तो एक एज विशेष होती है लिखने की, तब लिखे जाते हैं, लिख गए। अब तो ये सब ऐसा लगता है कि सब मामला गड़बड़ा गया है, लोग जो सोचते हैं कि पता नहीं, लेकिन बहुत सधे हुए लिखे हैं उसमें। जी जी जी। तो देखिए मैं कोई प्रेम गीत हो, स्नेह गीत हो, वो सुनाइए डॉक्टर साहब। हाँ ये सुनिए। अब देखिए, मिले अचानक जीवन पथ पर तुमको लिया निहार। क्या बात है। मिले अचानक जीवन पथ पर तुमको लिया निहार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। वाह वाह वाह। मिले अचानक जीवन पथ पर तुमको लिया निहार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। और मोहनी मूरत बसी तुम्हारी मेरे उर के अंदर, और तरह तरह के भाव भर दिए तुमने कितने सुंदर। मन करता है हर पल तुमको करूं बहुत मनुहार, और मेरे मिले अचानक जीवन पथ पर तुमको लिया निहार, और मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। जब से जाना है प्रिय तुमको रहे हृदय बेचैन, और पल पल तुमसे मिलन ठामता चैन नहीं दिन रैन। मेरी अपनी सीमाएं हैं पर हृदय लाचार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। और सखे तुम्हारे हृदय सिंधु में डूब गया चित मेरा, सखे तुम्हारे हृदय सिंधु में डूब गया चित मेरा, और सपनों में ही नित करता ये तेरे उर में डेरा। और जब से प्यार हुआ है तुमसे रहा न कोई विकार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। कि मन करता है प्रियतम तुमको साथ कहीं ले जाऊं, और जीवन हो स्वच्छंद जहां पर नहीं लौट के आऊं। और कसी बेड़ियां लोक लाज की प्रतिबंधों की मार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। और बड़ी स्वार्थी ये दुनिया है, दर्द न समझे कोई, और प्यार का बिरवा कोई रोपे फल खाता है कोई। और प्रीत की अपनी रीत निराली बिरह सके उपहार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। और स्वार्थ नहीं कुछ निर्मल मन में प्राण समर्पण मेरा, मन तुमसे अनुरक्त हुआ है तुमने क्यों मन फेरा। और प्रीत बसी है रोम रोम में तेरी ही बलिहार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। और तुम हो दूर देश के वासी अलग तुम्हारा राग, तुम हो दूर देश के वासी अलग तुम्हारा राग, और दोनों के ही पथ पृथक पर जोड़ रहा अनुराग। और कभी तो पूर्वा हवा चलेगी बहे बसंत बयार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार। और अंतिम देखिए इसमें कि हेमन तूने जिसको चाहा ऊंचा उसे उठा दे, हेमन तूने जिसको चाहा ऊंचा उसे उठा दे, और कोई अभाव चले ना उसको इतना सफल बना दे। और प्रतिबंधों में फंसा हुआ मैं तुमको रहा पुकार, अनुबंधों को तोड़ सके तुम आ जाओ इस पार। और मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा प्यार, और मिले अचानक जीवन पथ पर तुमको लिया निहार, मैंने कब सोचा था तुमसे हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत गीत लिखे हुए हैं, और पूरे भावना का मंदिर नाम से वो है। तो ये एक समय तक लिखे गए, लेकिन एक एज होती है प्रणय गीतों की, और प्रणय का स्वरूप बदलता चला जाता है।
जी सही और बात है, सही बात प्रणय की उसके आज देखें भी विश्व की जितनी भी समस्याएं सब प्रणय के अभाव में ही है। तो चलिए तो पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी क्या आगे की भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? इतना तो आपको अभी लग रहा है कि अभी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्या क्या संकल्प लिए हैं आपने? एक तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जहाँ मैंने अभी जो 5 भी 5.5 बीघा जमीन डोनेट किया है, जी जी। तो ये 4-5 साल में पूरा उस प्रकार से सपने में भव्य भवन देखता हूँ। स्वप्न में ही मैं भगवान श्री राम और सरस्वती का मंदिर देखता हूँ, क्योंकि जो न्यास ही मैंने बनाई वो श्री राम सरस्वती न्यास है। राम मेरे आराध्य हैं, सरस्वती जिनकी मैं पूजा करता हूँ। और जो स्कूल सीबीएसई इंटर कॉलेज बनाया उसका नाम भी श्री राम सरस्वती अंतरराष्ट्रीय अकादमी नाम है उसका, और अंग्रेजी में SRS इंटरनेशनल एकेडमी। तो ये तो लगभग सब तैयारी है। और लेकिन अब जो दूसरा जो जो बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है वो श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बने। जनवरी से, अगर कोरोना नहीं हुआ तो जनवरी से उसकी नींव रखवा देंगे नक्शे के अनुसार। और ऑडिटोरियम बने वहाँ पर, जिसमें कि 1,500 लोग बैठे कम से कम, और फिर वहाँ इंटरनेशनल सेमिनार रहें, लोग आए जाएं। और हिंदी भवन बन जाए जिसमें लोग आके रहें, निःशुल्क रहें, खाली हाथ आएँ और वो वहाँ सारी सुविधा रहे। भोजन की प्रॉब्लम रहती है तो भोजन भी साहित्यकार निःशुल्क लें। और वहीं पर रिसर्च सेंटर ये है, तो जितने भी साहित्यकार संज्ञान में हैं उन साहित्यकारों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना उस समय, अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कहाँ रखूंगा पुस्तक, तो वो पुस्तक कहते हैं तो वो रिसर्च सेंटर में बुक लाइब्रेरी में रख जाएंगे। और साहित्यकारों के चित्र जैसे कि लोकसभा में लगे हुए हैं, नेताओं के चित्र लगे हुए हैं, जो देश को लूटते हैं उनके चित्र संसद में लगे हुए हैं। और तो साहित्यकार जो देश को बनाता है तो उसके चित्र संसद में ना लगे तो कम से कम हमारे उसमें तो लग ही जाएंगे। जो ऑडिटोरियम बनेगा तो उसमें 2 बाई 2.5 का या 3 ऐसे करके उनसे साहित्यकार निवेदन करेंगे कि भाई आप उन्हें चित्र बनवा के दो जन्मिए, और वो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से तैल चित्र लगवा देंगे। जो दिवंगत हो गए उनका खर्चा हम लोग झेल लेंगे। तो ऐसे करके चारों दीवारों पर वो चित्र आए। तो ऐसी झांकियां मैंने विदेश में ही बहुत देखी हैं। वहाँ गए थे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है तो वहाँ वो तमाम इस टाइप के चित्र भी लगे हुए हैं। वहाँ रामायण के चित्र लगे हैं, महाभारत के चित्र लगे हैं। और वो अपने कर्म से अमरता को तो प्राप्त हो गए, लेकिन जिन्होंने लगवाए हैं उन्होंने भी उनको अमरता प्रदान कर दी। तो जब आप कुछ काम करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आपको सम्मान देती है। यद्यपि व्यक्ति मृत्यु के उपरांत देखने तो कुछ नहीं आता, लेकिन जब कर्म करता है तो कर्म को लोग उसकी सराहना करते हैं और अच्छा निर्णय लेते हैं। अगर काम नहीं करते तो मैं आज आपके सामने कैसे बैठा होता, मेरा कोई पूर्व तो परिचय नहीं था, आपने देखिए बुला लिया। और ये प्रभु राम जी की कृपा ही है। तो कैसे आपने मुझे क्यों बुला लिया अभी बगैर कुछ बिना परिचय के? तो ये जो ईश्वर की कृपा है उसने आपके अंदर वो भाव जगा दिया कि नहीं दिवाकर जी को बुला के बात करिएगा। तो मैं तो आज बात हो रही है और दिवाकर नाम से मैं लिखता हूँ। वैसे तो नाम मेरा महेश चंद्र है, रोजी रोटी इसी नाम से मिली है, महेश चंद्र नाम से। इसी से सारी शिक्षा है, डिग्रियां प्राप्त की हैं। दिवाकर साहित्य के क्षेत्र में तो वहाँ शॉर्ट करके महेश चंद्र के बाद में दिवाकर रह गया, दिवाकर के साथ में महेश दिवाकर बन गया, चंद्र की क्या वजह बात से। है, क्या बात है। अच्छा, अब मेरी एक अंतिम जिज्ञासा है आपको पूछने की, वो ये जी है जी। कि इतना आपने साहित्य की सेवा की है, आपने हिंदी की सेवा की है, आपने भाषाओं की सेवा की है, आपने परिवार की सेवा की है, आपने समाज की सेवा की है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त क्या आपकी क्या हॉबी क्या है आपकी, और क्या आप जैसे संगीत है, चित्रकला है, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, तो किसी और में आपकी क्या कहीं रुचि है क्या, जहां पर मेरी आप कुछ समय व्यतीत करते हैं? हाँ हाँ, मेरी मिसेज जो है वो वैसे तो MA हिंदी है, PhD है, सर्वेश्वर में पहली PhD उनकी है, लेकिन वो बहुत अच्छी ड्राइंग पेंटिंग भी करती हैं और वो सारी यहाँ लगी हुई हैं। और बेटी भी है तो ये पेंटिंग बनाती हैं, बनाना बंद कर दिया, बेटी बना रही है।
तो मैं उनको देख के आनंद की अनुभूति लेता हूँ। उस पेंटिंग पर भी रचनाएं लिख देते हैं और वो मेरी किताबों के कवर बन जाते हैं। और तो ये कला से महाभावना पूरी होती है मेरी। उसकी अगर हम कला का सम्मान, हम कलाकार ना सही लेकिन कला का सम्मान तो करते हैं। और बच्चों को रुचि संगीत में है तो संगीत को भी सुन लेते हैं, पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए सब चलता रहता है, उसको सुन लेते हैं। बाकी नियमित दिनचर्या है, सुबह उठ के सबसे निपटना और फिर योग व्यायाम करना, फिर नहा धो के लिखने पढ़ने बैठ जाते हैं। और 12-1 बजे तक मेरा बीच में ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, वो लेखन चलता रहता है। फिर भोजन ले लिया टाइम से 11-12 के लगभग, फिर थोड़ा 1-2 घंटे आराम कर लिया। अब आराम की अपेक्षा हो गई, कोरोना हो गया तो खाना खाने के बाद 1-2 घंटे को नींद आ जाती है। नहीं तो पहले मैं नहीं सोया इतना, क्योंकि जहाँ सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ा रहा तो उनमें बड़ी अहम भूमिका रही है। सामान्य आपसे चर्चा की थी, तो उन संस्थाओं से जुड़कर ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और वही उनमें उन लोगों से मैं काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं कि भाई आर्य समाज आदि इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़ते रहे हैं, दूसरों से सीखने मिला है। साहित्यिक संस्थाओं से बराबर हम लोग जुड़े रहे हैं। और वो राष्ट्र हित ही, क्योंकि जो रचना लिखी है वो देशभक्ति से ज़्यादा परिपूर्ण है, मानवता के लिए लिख रही है। और भावना ये रही है कि ऐसा कुछ कर चलें सके हम। मेरे मुक्तक में ही है ये कि ऐसा कुछ, मुझसे कहा कि भाई आप क्यों लिखते हो, क्या करना चाह रहे हो, वही प्रश्न का संदर्भ आपके भी है। उसका उत्तर है कि ऐसा कुछ कर चलें सके हम, काल चक्र के आते आते धरती महके अंबर महके, महक उठे जग जाते जाते, महक उठे जग जाते जाते। तो कुछ काम ऐसा करके जाएं, क्योंकि इतने बड़े लोगों ने इतना काम किया है राष्ट्र के लिए, विश्व मानवता के लिए। हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। और ना मन में ये कोई अहंकार का भाव आता कि अरे हमने इतना ये कर लिया, बस ये रहता है कि अभी और करना चाहिए। ये पूरा कैसे हो प्रभु, भाई इतनी शक्ति दे देना कि ये जो प्रकल्पों के बारे में मैंने नहीं सोचा, आपने ही सोचवाया है। बहुत से लोग ये कह देते हैं ना कि ये अच्छा काम मैंने किया है, यार बुरा भगवान ने यार बुरा करा दिया। तो मेरी अपने इस संदर्भ में धारणा यह है कि भला बुरा, जिसे आप भला कह रहे हैं कुछ बुरा कह रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं दिवाकर जी ने अच्छा काम कर दिया, कह रहे यार बहुत बुरा किया। तो मैंने तो भावना में भक्ति पे बहुत लिखा है कि भला बुरा जो कुछ करूं करूं तुम्हारे नाम, और चाहे मुझे संवार ले चाहे कर बदनाम। क्या बात तो है, क्या बात है। कभी हम अच्छा काम कर देते हैं, लोग कहते हैं बड़ा बुरा काम किया है, दिवाकर जी को ये नहीं करना चाहिए था, टीचर रहे और साहित्यकार है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, मेरे मन से हुआ, लेकिन लोग उसको बुरा कह देते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि मुझसे ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, तो बड़ा बुरा, वो लोग कहते हैं अरे वाह क्या काम किया है रेना जी ने क्या काम किया है, जैसे आप खुद कह रहे हैं ये गलत हो गया अंदर से, लेकिन दुनिया कहती है अरे बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये उसी की कृपा है। तो अगर हम कोई काम करते हैं, भला हो या बुरा हो, ये तो कुछ है ही नहीं संसार में, भला बुरा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति की अनुभूति है। जिसे जिस चीज को हम खा रहे हैं वो दूसरे के लिए जहर बन जाता है, हमारे लिए अमृत है। जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं दूसरे बुरा कह रहे हैं, जिसे बुरा कह रहे हैं हम अच्छा समझ रहे हैं। तो ये तो मन की अनुभूतियां हैं, तो चलते रहना चाहिए। सब जो कुछ भी है ईश्वर के निमित्त उसको दे देना चाहिए, और वो जो दृष्टि दे उसको आदमी को फॉलो करना चाहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कैसे समय निकल आया बातचीत में, और इतनी रोचक बातचीत आपने की और इतनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। और हालांकि मैंने तो बहुत आपके बारे में पढ़ा था, तो इसलिए मैंने आपको कष्ट दे दिया अपने इस उपेंद्र रैना साहित्य संवाद के मंच पर आने के लिए। आपने बहुत ऐसी ऐसी चर्चा छेड़ी, ऐसी बातें यहाँ पर बताई, हमारे लिए तो वो एक प्रसाद के रूप में है। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कष्ट किया, आप इस मंच पर आए, और साथ में जो मित्र हमारे साथ इस समय तक जुड़े रहे, मैं उनके प्रति भी बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं भी प्रणाम करता हूँ। बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों ने, मैंने आपने आमंत्रण दिया और यहाँ मौका मिला, इतना अवसर मिल गया और सब लोगों ने सुना। सबके प्रति आभार, आपके प्रति विशिष्ट आभार कि आपने इतने लोगों से मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़वा दिया। और इस प्रकार के संचार तंत्र की ये सार्थकता है कि कोरोना पीरियड में भी हम लोग जो हैं
दूर होकर भी एकदम पास है। मैं समझता हूँ क्योंकि आप कहीं ईश्वर की जब कृपा और ज्यादा होगी, ठीक होगा परिवेश, वातावरण ठीक हो जाएगा, तो फिर पूरे शारीरिक रूप से हम लोग कार्यक्रम में इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, और माँ की कृपा अवश्य होगी। अगर मन में सोच लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होता है, समय मिलता है। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। उपेंद्र रैना साहित्य संवाद के आज के इस कार्यक्रम रचना धर्मिता में हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था डॉक्टर महेश चंद्र दिवाकर जी को, जो हमारे साथ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। आपने उनके बारे में सुना। तो इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।